नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रस्ट पर हमला कार्रवाई की मांग। अयोध्या जाने से रोके जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस में रखा गया है, जबकि वे प्रभु श्री राम के दर्शन और प्रार्थना करने जा रहे थे। अजय राय ने राम मंदिर में कथित चंदा और जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तार छोटे कर्मचारियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जाए। साथ ही उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय और गोविंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी तथा ट्रस्ट को भंग कर उसमें शंकराचार्यों तथा नामित धर्माचार्यों को शामिल करने की मांग भी की है। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान, जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। और उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई कि जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। तो फिलहाल ट्रस्ट भंग करने की मांग अजय राय ने की है। हमें गिरफ्तार कर रोका गया। अजय राय ने आरोप लगाए हैं, अयोध्या जाने से रोकने का आरोप लगाया है राम मंदिर ट्रस्ट पर। कांग्रेस का हमला देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि छोटे नहीं बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रस्ट को भंग करने की भी मांग उन्होंने की। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या जाने से रोका गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे नहीं बल्कि बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की भी उन्होंने मांग की है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? इस प्रकार से जो है अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का जो ये मामला है, काफी तूल पकड़ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से बयान दे रही हैं और जिस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने सांसदों के साथ 9 सदस्यीय टीम के साथ जो है अयोध्या पहुंचे थे और जिस प्रकार से आज सुबह उनको 9 बजे जो है भगवान राम के दर्शन करने थे और पूजन करना था। उससे पहुंचने के बाद उनकी पूरी ही टीम को, खास तौर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जो है उनको वहीं पर गेस्ट हाउस में ही नजरबंद कर दिया गया और जिस प्रकार से उनको वहां पर रोक के रखा गया, तो उसके बाद जो है उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया और वीडियो जारी के अंतर्गत उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि हमें दर्शन करने नहीं दिया गया, हमारी पूरी टीम को जो है वहां पर रोक दिया गया। और जिस प्रकार से उनके द्वारा जो मांगों की बात की जाए कि उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि जो छोटी मछलियों को साफ तौर से इसमें फंसाया गया है, जो बड़ी मछलियां हैं जिसमें देखा जा सकता है मुख्य रूप से चंपत राय का जो उनके द्वारा नाम लिया जा रहा है, अनिल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है, बाकी राव जी का नाम लिया जा रहा था। उनका साफ तौर से कहना है इनको साफ तौर से जो है क्लीन चिट दी जा रही है एसआईटी के द्वारा और सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनका ये साफ तौर से ये कहना रहा कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को पूरी तरीके से जो है भंग कर देना चाहिए और इसका सही तरीके से जो है यहाँ पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा मामला है। और इस समय अगर हम देश और विदेश की बात करें तो अयोध्या हर एक इंसान की चर्चा का विषय बना हुआ। जिस प्रकार से जो है विपक्षी दल कई 100 करोड़ रुपए की चोरी का इल्जाम उनके द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है, जो बीएचपी है या आरएसएस, सभी के ऊपर आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भी अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के समय में गोली चलाई गई, वो राम की बात कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस को लेकर के उनके द्वारा बयान दिया रहे। वहीं पर अगर देखा जाए तो अजय राय का ये बयान कि जिस प्रकार से जो है सनातन और हिंदुओं के साथ जो है काफी
बड़ा घात पहुंचा है। जिस प्रकार से मंदिर में चंदा चोरी हुई है, वहीं पर अखिलेश यादव का साफ तौर से ये कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है डर रही है, और डर करके उनको ये लग रहा है कि अब उनको चंदा कैसे मिलेगा, कि अगर चंदा चोरी की बात पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है तो अब आम जनता जो है वहां पर चंदा चढ़ाएगी नहीं। दूसरा पहलू अगर देखा जाए, जिस प्रकार से मथुरा की बात को लेकर के भी अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना था कि कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि मथुरा के का भी नतीजा सामने आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद क्या वो हमारा साथ देंगे। तो उस पर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर से ये कहा कि क्या वहां पर भी चंदा चोरी करने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। तो कह सकते हैं कि पूरे राम मुद्दे को जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे चुनाव अपनी पार्टी का जो पूरा झंडा जो है वो लेकर के चलते थे, उस पर अब विपक्षी दल हर प्रकार से उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब ये 2027 की विधानसभा के चुनाव तक ये देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इनको गोलीकांड से लेकर बाकी चीजों से तक घेरेगी। वहीं पर अब देखा जा सकता है कि मथुरा का भी मामला जो है 27 के चुनाव में बहुत मोटे तौर पर देखने को मिलेगा। तो हर एक पहलू पर जो है किसी न किसी प्रकार से धर्म जात हर तरीके से जो है इसमें पक्ष विपक्ष के तरफ देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छोटे नहीं बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अजय राय ने ये बात कही, आरोप उन्होंने लगाए, उन्होंने कहा ट्रस्ट भी भंग किया जाए। और अब बात करेंगे बोरवेल में जिंदगी की जंग। अंबाला के गांव धनौरा से एक बेहद दुखद और विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम निर्भय है, खेलते खेलते एक खुले पड़े बोरवेल में जा गिरा। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, चीख पुकार मची हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। पुलिस, जिला प्रशासन के साथ साथ भारतीय सेना और विशेषज्ञ रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि सुबह की शुरुआत खौफनाक खबर से हुई, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। 4 साल का मासूम निर्भय रोज की तरह अपने पापा, चाचा और दादा के साथ खेत में घूमने आया था। उसे क्या पता था कि हरे भरे खेतों के बीच मौत का एक खुला गड्ढा उसका इंतजार कर रहा है। निर्भय खेलते खेलते अचानक वहां खुले पड़े एक बोरवेल के पास पहुंच गया और देखते ही देखते उसमें समा गया। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई और जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। तो बच्चे को बचाने के लिए भारतीय सेना भी उतरी है खेत में। मौत के कुएं में समाया निर्भय। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, बोरवेल में जिंदगी की जंग जो है वो जारी है। स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ और इस मासूम को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 4 साल के मासूम को बलराम सिंह हमारे संवाददाता अंबाला से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम सिंह, जिस तरीके से ये घटना सामने आई, 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया, प्रशासन किस स्तर पर कार्रवाई कर रहा है और अब तक प्रशासन की पहुंच कहां तक हुई है? हालांकि सेना भी मैदान में है और सेना उस बच्चे को बचाने के लिए विशेषज्ञों की मदद से रेस्क्यू चला रही है। जी, जैसे कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो मामला हुआ है, सुबह 7 बजे बच्चा अपने दादा और अंकल और पापा के साथ खेत में घूमने आता है। तो यहाँ पर जैसे ही दादा और पोता अपना काम करने के लिए खेत में लगे रहते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चा फिर वहाँ पर बोरवेल था, जो बोरवेल की जो गहराई बताई जा रही है 320 फीट गहराई है, और जो बच्चा अभी जो गिरा हुआ है, जो अटका हुआ है, वो 220 फीट गहराई पे है। जैसे ही 7 बजे के बाद का यह घटना सामने आती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स उसको देखते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। 112 की टीम यहाँ पर पहुंचती है। 112 की टीम के बाद फिर यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ टीम के बाद फिर यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है, अदर टीम है, उन सभी टीम को बुलाया जाता है। तो जिसके बाद राहत कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन अभी भी जो काफी बार कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर जो बच्चे को अभी तक नहीं निकाला जा रहा है। रेस्क्यू जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो नई नई टेक्निक के साथ बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश प्रक्रिया जो है लगातार जारी है। जी सर। हाँ बिल्कुल बलराम, अभी तक अभी वहाँ जो कौन कौन सी एजेंसियां जो हैं वहाँ ये रेस्क्यू चला रही हैं? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर है, सेना मौके पर है, कौन कौन सी एजेंसियां इस राहत बचाव कार्य को कर रही हैं? परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक?
पर है। हरियाणा पुलिस पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम है, सीआरएफ की टीम है, भारतीय सेना की अलग अलग बटालियंस यहाँ पर है और फायर ब्रिगेड्स की यहाँ पर टीम्स पहुंची हुई है मौके पर, जो यहाँ पर राहत कार्य में जुटी हुई है। और अभी भी जो नई टेक्निक है, अभी जो उम्मीद है कि कुछ समय के अंदर आधे से 30 से 40 मिनट के अंदर बच्चे को रेस्क्यू किया जा सकता है। जो अभी रिपोर्ट आई है, जो रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौके पर लगी है, जो सीसीटीवी के अंदर जो अभी दिखाया गया है, सीसीटीवी के अंदर भी जो दिखाया गया, बच्चे के अंदर की जो पानी उसके ऊपर गिरा है, 200 फीट से सिर के ऊपर पानी उसके ऊपर रेगुलर गिर रहा है सर। जी हाँ बिल्कुल बलराम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो निश्चित रूप से इस मासूम को बचाने की जद्दोजहद में पुलिस, सेना और तमाम प्रशासन का अमला जुटा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने त्वरित एक्शन लिया और तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू किया। और अब बात करेंगे निर्माण में भ्रष्टाचार, गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से विकास कार्यों में बड़े भ्रष्टाचार और धांधली की खबर सामने आ रही है। तहसील सिरोली गौसपुर के भवानीपुर गांव में बन रहे खाद सोसाइटी के नवनिर्मित भवन में सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग और बंदर बांट किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर हो रहे इस निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानक विहीन चल रहे इस भवन निर्माण में बेहद घटिया दर्जे की निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। भवन की दीवारों को मजबूती देने के बजाय ठेकेदार द्वारा धड़ल्ले से पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद कमजोर और अमानक की मानी जा रही हैं। पुराने और जर्जर ढांचे पर ही ईंट का नया रद्दा रखकर उसे नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिससे सरकारी बजट को ठिकाने लगाया जा सके। तो ठेकेदार और जिम्मेदारों की साठ गांठ से ये जो भवन बन रहा है, ये किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईंटों की क्वालिटी आप देखिए, पीले ईंटों से इसका निर्माण किया जा रहा है। जो बुनियाद जो होनी चाहिए वो भी नहीं, पुरानी बुनियाद के ही ऊपर नई दीवार खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं। जिसकी अब ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पर अगर ये भवन निर्माण होगा तो ये भवन कितने दिन चलेगा, कितना सुरक्षित होगा, ये सोचने वाली बात है। और इसको लेकर अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो खाद सोसाइटी भवन निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके आरोप लग रहे हैं। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, घटिया सामग्री और पीले ईंटों का निर्माण से ये जो भवन बन रहा है, जिम्मेदारों की अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई इसको लेकर? साठ गांठ से जो ये भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसको लेकर कोई जवाब देने को तैयार है? ये देखिए मनोज, जब हम लोग मौके पर वहाँ पर पहुंचे थे तो वहाँ पर उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फाउंडेशन भरा जा रहा था। ये जो भवन बन रहा है, उद्योग भवन के लिए एक स्टोरेज होता है, जो उस भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें फाउंडेशन जो भरा गया था उसमें कुछ नीचे से देखा जाए तो वो नॉर्मल ईंटों से बनाया गया था। और उसके अलावा बगल में देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर ईंट लगे हुए थे, जो पीली ईंटें लगी थी, जो कहीं भी मानक के अनुरूप नहीं मानी जाती हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार तभी हो पा रहा है क्योंकि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी भवन बन रहा है, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की शायद जरूर होगी, तभी यहाँ के जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं वो इस तरह का मानकविहीन कार्य कर पा रहे हैं। इस विषय पर जब हम लोग ने दोपहर में ही एक खबर का प्रकाशन भी किया था, उसके बाद अधिकारी तत्काल संज्ञान में लिया है और वहाँ दोबारा जब हम लोग अभी पहुंचे थे तो वहाँ से ऐसी सारी पीली ईंटें हटा दी गई और मौके पर देखा गया कि जो उस तरह के लोग जो पहले कार्य कर रहे थे वो भी वहाँ से मौके से हटा दिए गए थे। जी मनोज। हाँ बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो घटिया सामग्री और पीली ईंटों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा रहा था। हालांकि जब मीडिया कर्मी सामने पहुंचे, उन्होंने सवाल करना शुरू किया तो निश्चित रूप से उसको इस घटिया निर्माण की जो पोल है वो खुले ना, इसके लिए बहुत कुछ छुपाने का भी प्रयास किया गया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उल्लंघन पर जुर्माना 2 गुना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, बंटवारा हुआ
सफल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें उल्लंघन पर जुर्माना दोगुना। कानपुर से ये खबर है जहां रेलवे नियम का उल्लंघन अब यात्रियों की जेब को और हल्का करेगा। ट्रेन में सफर के दौरान बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना दोगुना भरना पड़ेगा और महिला कोच में सफर पर 2500 रुपए देना होगा जुर्माना। 1 जुलाई से रेलवे के सभी नियम बदले हुए मिलेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि राजस्व को बढ़ाया जा सके और बिना टिकट यात्रा करने वालों पर शिकंजा कसना है। साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों का उद्देश्य रेलवे परिसरों में अनुशासन, स्वच्छता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री महिला कोच में अनाधिकृत रूप से सफर करने वालों पर सख्ती की जा सके। डिप्टी सीटीएम ने बताया कि बिना टिकट पर सफर करने पर जुर्माना अब 250 से 500 रुपए होगा और महिला कोच में सफर पर यात्री को 2500 रुपए जुर्माना देना होगा। दूसरी टिकट पर सफर किया तो भी जो दुगुना जुर्माने की राशि है वो रेलवे आपसे वसूलेगा। रेलवे में जुर्माने को लेके जो जन विश्वास अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ है, जो कि 19 जून से प्रभावी हुआ है। उसमें जो न्यूनतम जुर्माना है, जो पहले की आपको ज्ञात होगा 250 रुपये होता था, न्यूनतम जुर्माना 500 रुपये हो गया है। उसी के साथ अलग अलग धाराओं में जो चार्ज किया जाता था उसमें भी कुछ वृद्धि हुई है। जैसे महिला कोच में अगर पुरुष यात्री सफर करते हैं तो उस पर 2500 रुपये का जुर्माना है। कोई अगर अनऑथराइज्ड आदमी स्टेशन परिसर में है तो उसमें 2000 रुपये तक का जुर्माना है। तो इस तरह की कुछ और जुर्मानों में वृद्धि की गई है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से नए नियम बदलाव करने जा रही है। आपको बता दो कि अगर अब बिना टिकट अगर कोई यात्री यात्रा करता है तो अब उसको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर महिला कोच में अगर पुरुष यात्री जुर्माना अगर यात्रा करेगा तो उसको लगभग 2500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इन सब के चलते जो बगैर टिकट यात्री सफर करते थे ट्रेनों पे, अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। लगातार जो है रेलवे और कहीं ना कहीं यात्रियों को एक बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। वहीं अब बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाम लगेगी और ट्रेन में अधिकृत रूप से और गंदगी फैलाने वालों को पर भी अधिक जुर्माना रेलवे वसूलेगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। तो महिला कोच में सफर करने पर 25 रुपए जुर्माना देना होगा, जबकि बिना टिकट अगर आप पकड़े गए तो जुर्माना जो है अब दोगुना देना होगा। रेलवे ने नियम उल्लंघन के लिए अब जुर्माने की राशि बढ़ाई है और कहीं ना कहीं 1 जुलाई से ये नियम जो है लागू होंगे और इसका मकसद जो है जो नियमों को सुचारू करना, राजस्व बढ़ाना और कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से यात्री चलते हैं, बिना टिकट यात्री चलते हैं, उनको रोकना। महिला कोचों में जो जबरन लोग घुस जाते हैं उनको रोकना, ये मकसद इसके बताए जा रहे हैं। तो 1 जुलाई से बदलेगा रेलवे का नियम। रेलवे नियम का उल्लंघन किया तो जुर्माना दोगुना देना होगा। मोहित पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। मोहित, रेलवे ने अब 1 जुलाई से जो नए नियम जारी किए हैं, इससे अब नागरिकों की जो जेब है, यात्रियों की जो जेब है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। अगर नियमों का पालन नहीं किया, बिना टिकट यात्रा की महिला कोचों में अगर यात्रा की, तो कहीं ना कहीं जुर्माना देना होगा। जी विनोद जी, मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से भारतीय रेलवे अपने नियमों में बदलाव करने जा रही है। वहीं अगर बात करें ट्रेनों की और प्लेटफॉर्म की, तो जो बगैर टिकट के जो यात्री यात्रा करेंगे, पहले जो उनका जुर्माना था 250 रुपए 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर महिला कोच की बात करें तो पुरुष जो महिला कोच में घुस जाते थे, कुछ यात्री महिला कोच में घुस जाते थे और ट्रेनों में सफर करते थे और उनका अब जुर्माना 2000 से
से करके 2500 रुपए जुर्माना कर दिया। अगर वही प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर प्लेटफॉर्म पे कोई गंदगी फैलाए हुए दिखता है और गंदगी फैलाता है तो उसमें भी जुर्माना जो है कैसे डबल कर दिया गया है। और जो अधिकतर रूप से जो अवैध वेंडर जो घूम रहे थे प्लेटफॉर्म पे आते जाते थे, उन पर भी जो रेलवे है लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। और रेलवे के जो नियम है 1 जुलाई से जो पूरी तरीके से काफी बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल मोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महिला कोच में सफर करने पर जुर्माना 25 रुपए देना होगा, जबकि बिना टिकट यात्रा करने पर अब दोगुना जुर्माना देने का प्रावधान किया गया। 1 जुलाई से नए नियम लागू हो रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम को चुनौती देने वाला अजूबा शख्स। कुदरत के करिश्मे अक्सर इंसानी समझ और विज्ञान से परे होते हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से सामने आया है। यहाँ के गांव डेरोली अहीर के रहने वाले संत लाल एक ऐसे अनोखे शख्स हैं जिनके आगे मौसम का मिजाज भी घुटने टेक देता है। संत लाल को आम इंसानों से बिल्कुल उलट सर्दी में गर्मी और भीषण गर्मी में कड़ाके की ठंड का एहसास होता है। उन्हें इलाके के लोग अब मौसम विभाग के नाम से भी जानने लगे हैं। जब जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, जहां आम लोगों का बिना पंखे कूलर के बैठना मुश्किल है और बदन पर कपड़े भी भारी लगते हैं, वहीं संतलाल का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता है। इस हाड़ जला देने वाली गर्मी में वो शरीर पर 2 गर्म कंबल ओढ़े नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जब उन्हें ज़्यादा ठंड लगती है तो वह अलाव जलाकर आग भी सेंकते नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य इंसान का पसीना छूट जाए, लेकिन संत लाल के चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं दिखती है। इसमें नाम तो सतबीर है, लेकिन एक पड़ोसी आदमी है हमारा, इसको सर्दी में तो गर्मी लगती है और गर्मी में इसको सर्दी लगती है। इस टाइम इसको सर्दी लग रही है, गर्मी है, हमने गर्मी लग रही है और इसको सर्दी लग रही है। कब से है बाबूजी ये इनके? इसको है बचपन है ये। तो जैसे यहाँ लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, तो आप लोग कैसे उनको देखते हैं? देखते हैं ये भाई खूब आस बाढ़ के जिले से टाइम पता है। मुझे संतलाल मौसम विभाग के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार से ये मौसम चेंज होता है ना, इसी प्रकार से मेरे को चेंज हो जाता है, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी आपको लग रही है, इस वक्त मेरे को सर्दी लग रही है। तो जब सर्दी जोर की पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तो मेरे को गर्मी लगती है। उस वक्त मेरे को ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं बर्फ खा करके, बर्फ से नहा करके, ठंडे पानी से नहा धो करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। श्रीमान जी बहुत दूर तक के अमेरिका तक के डॉक्टर आ चुके हैं जी, लेकिन मेरे शरीर में कोई हर बीमारी नहीं निकली है। और अब बात करेंगे आलू से कमाई का नया मॉडल। आलू से कमाई का नया मॉडल अब सामने आया है। आपको बता दें, कन्नौज के जागरूक किसान एसपी सिंह ने आधुनिक तकनीकी से लैस एक उन्नत हाइब्रिड ड्रायर तैयार किया है, जो बिजली, सोलर ऊर्जा और सूर्य की प्राकृतिक गर्मी से संचालित होता है। पॉलीकार्बोनेट सीट और एग्जॉस्ट सिस्टम से युक्त ये ड्रायर कृषि उत्पादों को बेहतर ढंग से सुखाने के साथ पारंपरिक ड्रायर की तुलना में करीब 70% बिजली की बचत करता है। एसपी सिंह का दावा है कि मौजूदा समय में करीब 5 रुपए प्रति किलो बिकने वाले आलू को सुखाकर पाउडर के रूप में तैयार करने पर उसकी कीमत लगभग 105 रुपए प्रति किलो तक मिल सकती है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि योजना में 35% तक सब्सिडी और 10 लाख रुपए तक के ऋण पर बिना गारंटी की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं आप सबको ये सूचित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री खाद्य शोष उन्नयन योजना है, जिसमें हम लोग 35% तक का अनुदान देते हैं और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान देते हैं। इस योजना के तहत हमारा प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी काम, चाहे आप जो है आटा चक्की लगाएं, चाहे जो है स्पेलर का काम करें, या आलू से तमाम हमारे उत्पाद, जैसे हमारे एसपी सिंह साहब ने जो है उसमें आलू से उसको ड्रायर करके पाउडर बनाया, या बेकरी के भी तमाम जो हमारे नवयुवक किसान भाई हैं जो अभी रोजगार की तलाश में हैं, तो वो तमाम रोजगार परक कार्य कर सकते हैं। और प्रसंस्करण में जो हम लोग काम करेंगे उसमें हमारी एक दूसरी योजना है AIF। तो एग्रीकल्चर में जो भी हम काम करते हैं उसमें जो हमारी ब्याज दर होती है, तो उसमें 3% जो है राज्य सरकार की तरफ से और 3% जो है केंद्र सरकार की तरफ से छूट। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज।